नमस्कार। क्या इस धरती पर किसी ने कल्पना भी की होगी कि इतना भीषण और विनाशकारी युद्ध, जिसमें अमेरिका, इजराइल और ईरान जैसे देश सीधे और दर्जनों देश पर्दे के पीछे से शामिल हों, उसमें सबसे बड़ी जीत भारत और यहां की नरेंद्र मोदी सरकार को मिल चुकी है। जी हां, मिलेगी नहीं, मिल चुकी है। इस तथ्य की पुष्टि कर रहे हैं 11 प्रमाण। इतनी बड़ी जीत, वह भी बिना कोई युद्ध लड़े या नुकसान उठाए। क्या यह एक संभव काम था? अगर हम इस पूरे युद्ध को सिर्फ मिसाइलों और हमलों के नजरिए से देखें तो हम असली कहानी मिस कर देंगे, क्योंकि असली युद्ध जमीन पर नहीं, पावर बैलेंस में हो रहा है। और यहीं से भारत की कहानी शुरू होती है। सबसे पहला बड़ा बदलाव, डॉलर का खेल। दशकों से दुनिया की अर्थव्यवस्था डॉलर पर टिकी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे युद्ध बढ़ा, एनर्जी ट्रेड, सैंक्शंस और जियोपॉलिटिकल टेंशंस ने कई देशों को अल्टरनेटिव सिस्टम की ओर धकेल दिया। ब्रिक्स जैसे देशों के बीच लोकल करेंसी ट्रेड बढ़ गया, ऑयल डील्स डॉलर से बाहर होने लगी, और यह वही ट्रेंड है जिसने धीरे धीरे डॉलर की एब्सोल्यूट डोमिनेंस को चुनौती देना शुरू कर दिया। भारत ने भी स्मार्ट तरीके से मल्टी करेंसी ट्रेड को अपनाया और खुद को इस बदलाव के लिए तैयार कर लिया। दूसरा बड़ा पॉइंट, अमेरिका की दादागिरी। इस युद्ध ने साफ दिखा दिया कि अब अमेरिका हर जगह यूनिलैटरल कंट्रोल नहीं रख सकता। नेटो के भीतर ही मतभेद भर गए। यूरोप के कई देशों ने खुलकर असहमति जताई। ट्रंप और अमेरिका के फैसलों को खुलेआम गलत ठहराया। युद्ध में अमेरिका का साथ देने से साफ इनकार कर दिया। मिडिल ईस्ट में भी अमेरिका के पुराने एलाइज अब पूरी तरह अमेरिका के साथ अलाइंड नहीं रह गए हैं, क्योंकि वर्षों से अमेरिका का साथ देने के बावजूद अमेरिका उनकी रक्षा नहीं कर पाया और वे पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। इसका सीधा मतलब है कि ग्लोबल पावर फ्रेगमेंटेशन तेजी से शुरू हो चुका है, और इस फ्रेगमेंटेशन में वही देश आगे बढ़ेगा जो संतुलन बना सके, और यही भारत कर रहा है। तीसरा पॉइंट, भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता। जब दुनिया के बड़े देश एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे, भारत ने किसी एक पक्ष में पूरी तरह खड़े होने की बजाय बैलेंस्ड डिप्लोमेसी अपनाई। रूस से भी संबंध बनाए रखे, पश्चिम से भी इंगेजमेंट जारी रहा, और मिडिल ईस्ट में भी अपनी क्रेडिबिलिटी पूरी तरह बनाए रखी। यह वही मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटजी है जिसे आज कई ग्लोबल थिंक टैंक्स भारत की सबसे बड़ी ताकत बता रहे हैं। चौथा पॉइंट, आर्थिक स्थिरता। जहां कई देशों की ग्रोथ युद्ध के कारण बुरी तरह प्रभावित हुई, वहीं भारत की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी रिलेटिविटी स्टेबल बनी रही। आईएमएफ और विश्व बैंक जैसे संस्थानों ने भी भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बताया। इसका कारण सिर्फ डोमेस्टिक डिमांड नहीं, बल्कि डाइवर्सिफाइड इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी है। यानी भारत किसी एक रीजन पर डिपेंडेंट नहीं है। पांचवा पॉइंट, ऊर्जा और सप्लाई चेन। युद्ध के दौरान एनर्जी रूट्स पर खतरा बढ़ा, लेकिन भारत ने स्मार्ट सोर्सिंग स्ट्रेटेजी अपनाकर खुद को मेजर डिस्ट्रप्शन से बचा लिया। साथ ही बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियां अब चाइना +1 की नीति अपनाते हुए भारत की ओर शिफ्ट कर रही हैं। यानी लॉन्ग टर्म मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन में भारत का रोल और बढ़ रहा है। छठा पॉइंट, रक्षा क्षेत्र का उभार। यह युद्ध एक और चीज दिखाता है, हथियारों की डिमांड कभी खत्म नहीं होती, और भारत तो पहले से ही इंपोर्टर नहीं, एक्सपोर्टर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ चुका है। पिछले कुछ वर्षों में भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुके हैं। इस युद्ध में कई बड़ी बड़ी शक्तियों के हथियार भंडार पूरी तरह समाप्त हैं, और विश्व बाजार में हथियारों की भारी मांग बन गई है। इन ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स ने इस डिमांड को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। सभी हथियार चाहते हैं
और वह भी तत्काल, बिना कोई समय गंवाए। यानी यह सेक्टर भारत के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बन चुका है। 7वां पॉइंट, आतंकवाद और कट्टर नेटवर्क पर असर। मिडिल ईस्ट में कई कट्टर संगठनों की क्षमता कमजोर हुई है। हिजबुल्लाह, हमास, हूती बर्बाद हो चुके हैं। आईसिस कमजोर पड़ा है। इससे सीधे और अप्रत्यक्ष तौर पर उन नेटवर्क्स पर भी असर पड़ता है जो भारत के खिलाफ सक्रिय रहे हैं। हालांकि यह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन पावर स्ट्रक्चर जरूर बदला है। 8वां पॉइंट, वैश्विक नैरेटिव शिफ्ट। दुनिया अब स्पष्ट रूप से वन सुपर पावर मॉडल से हटकर मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर बढ़ चुकी है और इस नए सिस्टम में भारत एक बैलेंसिंग पावर के रूप में उभर चुका है। G20, ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ लीडरशिप में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। 9वां पॉइंट, राजनीतिक मैच्योरिटी। जहां कई देश रिएक्शनरी डिसीजंस ले रहे थे, भारत ने लार्जली कैलकुलेटेड और मेजर्ड अप्रोच अपनाया। यही चीज लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्ड करती है और इंटरनेशनल रिलेशंस में भरोसा ही सबसे बड़ी करेंसी होती है। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर। हर बड़े युद्ध के बाद एक नई विश्व व्यवस्था बनती है और इस बार की व्यवस्था में भारत की पोजीशन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत ही नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा मजबूत हो सकती है, क्योंकि भारत न सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ दिखा रहा है, बल्कि स्टेबिलिटी, डिप्लोमेसी और विजन भी दिखा रहा है। और 11वां महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत ने, या यूं कहें कि खुद नियति ने आईना दिखा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और प्रधानमंत्री मोदी पर तरह तरह के हमले करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अमेरिका का रवैया भी पिछले कुछ समय से भारत के प्रति बड़ा ही अजीबोगरीब रहा था। ट्रंप ने एक तरह से मोदी को खुली धमकी दी थी कि उनका राजनीतिक करियर चौपट कर देंगे। भारत की अर्थव्यवस्था को उन्होंने मरा हुआ बता दिया था। आज ट्रंप का राजनीतिक करियर पूरी तरह कैसे चौपट हो चुका है, इसे आपको विस्तार से समझाने की जरूरत भी नहीं। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था की स्थिति भी आप खुद ही अच्छी तरह समझ सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी चुनौती सामने है। युद्ध में मिली इस अभूतपूर्व जीत, यानी इस सुनहरे अवसर का सही और सटीक तरीके से उपयोग करना अभी बाकी है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में कोई स्थायी विजेता नहीं होता, सिर्फ बदलते हुए संतुलन होते हैं। और अगर भारत को इस मोमेंट को पूरी तरह कैपिटलाइज करना है, तो उसे सिर्फ मौके पहचानने नहीं, बल्कि उन्हें शेप करने की क्षमता भी दिखानी होगी। और शायद यही वह समय है जब भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि समूची दुनिया के लिए एक दिशा बन सकता है। वैसे इस बारे में आपकी अपनी खुद की क्या भविष्यवाणी और एनालिसिस है? जहां पूरी दुनिया आर्थिक झटके झेल रही है, वहीं भारत और मजबूत होकर उभरा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह वही क्षण है जहां से भारत एक नए विश्व व्यवस्था का केंद्र बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है? जरूर बताइएगा।